हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए अब आज बात करनी है हमें पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। ठीक है, टाइप 1 के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब टाइप 2 के बारे में पढ़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो है सबसे पहले तो मल्टीफैक्टोरियल है। इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ओबेसिटी एक चीज है, इंक्रीजिंग एज एक चीज है, एथनिसिटी एक है, कहाँ पे इंसान रहता है, उसकी रेस क्या है, फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली हिस्ट्री में कहाँ पर, फैमिली हिस्ट्री में किस तरह की, अगर जैसे कि अगर दोनों पेरेंट्स उसके डायबिटिक हैं तो लाइफ टाइम रिस्क रहता है। बेबी जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स रहेंगे उन्हें लाइफ टाइम रिस्क रहेगा, है ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का भी रहता है, डाइजाइगोटिक जाइगोटिक ट्विंस का भी रहता है। तो चलिए बात करते हैं, इसमें भी हमें जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, इसमें भी हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। टाइप 1 तो ठीक है, जेनेटिक एक रोल बहुत ज्यादा था इसमें। यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर ज्यादा है कि हम ओबेस ना हो, एक्सरसाइज करें, अपना बॉडी वेट मेंटेन करके रखें, तो इन सब चीजों पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज इज ओबेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो ओबेसिटी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पर्टिकुलरली सेंट्रल और विसरल ओबेसिटी, इसमें से भी जो सेंट्रल और विसरल ओबेसिटी है, ये एक पर्टिकुलर इस पे एम्फेसिस किया गया है। इस ओबेसिटी का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल टाइपिफाइड बाय लैक ऑफ एक्सरसाइज इज अनदर रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ ओबेसिटी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दूसरा है कि हाँ यार, हम तो मोटे हैं ही नहीं, तो हमें दिक्कत क्या है एक्सरसाइज करने में। मतलब एक्सरसाइज हम ना भी करें तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यही तो दिक्कत है। सॉरी, यही तो दिक्कत है कि एक्सरसाइज में जो डायबिटीज है उसमें जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाला फैक्टर है ना, वो इंडिपेंडेंट है ओबेसिटी के। भले ही आप बिल्कुल आप लीन एंड थिन हो, लेकिन आप फिर भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बस आप पड़े हुए हो, खा रहे हो, सो रहे हो, और कोई फिजिकल एक्टिविटी आपके रूटीन में इन्वॉल्व नहीं है, तो भी आपको डायबिटीज का रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ओबेसिटी तो है ही। अब ओबेसिटी क्यों है, क्या हो जाता है ओबेसिटी के कारण? अब एक इंसुलिन रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे बाद में। इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक दिक्कत आती है यहाँ पे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में मैं एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड कैसे हैं, क्या होता है ओबेसिटी के कारण, जिसके कारण जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स जो रहते हैं वो जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, वो पेरिफेरल टिश्यू उनके लिए रेजिस्टेंट क्यों हो जाते हैं। ठीक है, कायदे में इंसुलिन को जाना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि आप ग्लूकोज अपटेक कर लो। जो पेरिफेरल टिश्यूज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एडिपोज टिश्यू होता है, एक स्केलेटल मसल्स होता है, एक लीवर के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं। अब वो लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे इंसुलिन का। इंसुलिन बोल रहा है भाई ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है, प्लीज तुम लोग ये ग्लूकोज लेकर के बॉडी में जो ग्लूकोज जो इतना सारा गदर मचा रहा है उसको रोक लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो दिक्कतें शुरू होती है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, वेट लॉस एंड एक्सरसाइज यूजुअली इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। मैंने बोला ना इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा ओबेसिटी और सीडेंटरी लाइफस्टाइल से, लेकिन आप वेट लॉस करोगे ओबेसिटी का उल्टा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल का उल्टा एक्सरसाइज करोगे, तो जो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो एडिटिव फॉर्म में जो है इंक्रीज होगा, एंड आर ऑफन फर्स्ट लाइन नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन पेशेंट विद माइल्डर टाइप 2 डायबिटीज। जिन लोगों में माइल्डर टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स और वो आते हैं, शुगर थोड़ा सी बड़ा रहता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उन्हें बोलता है लाइफ स्टाइल चेंज करो, आप अपना वजन कम करो, आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में वो बोलता है विस्क ब्रिक्स वॉकिंग करो, लगभग आधे घंटे रोज सुबह शाम जाओ और जल्दी जल्दी चला करो या फिर दौड़ना स्टार्ट करो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जेनेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में मैंने जैसा कि बताया, जो जेनेटिक फैक्टर रहता है वो अगर एक बंदे को है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होता है, तो 90% चांस है कि उसका दूसरे भाई को भी, या अगर सिस्टर हुई तो दोनों फीमेल फीमेल होंगी, उनको भी डायबिटीज होने के संभावना 90% तक रहेगी। डाइजाइगोटिक ट्विंस में भी इसका हमें इंसिडेंस देखने मिलता है। लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, ये भी मैंने बताया है। डायबिटोजेनिक जीन्स एंड ओबेसिटी रिलेटेड कैंडिडेट जीन्स। अब इसमें जो जेनेटिक फैक्टर है, कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे डायबिटोजेनिक जीन्स होते हैं कुछ, और ओबेसिटी रिलेटेड जीन्स होते हैं जिनको आप कैंडिडेट जीन्स बोलते हो, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक बात जो ध्यान रखना है वो हमें ये है कि यहाँ पे कोई एचएलए लिंकेज का जीन नहीं होता है, ये बात हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस इन
टाइप 1 और टाइप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो वो बताऊंगा, ठीक है। नो HLA लिंकेज, कोई HLA जीन का लिंकेज नहीं होता है। HLA जीन का लिंकेज हमने टाइप 1 डायबिटीज में पढ़ा रखा है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स इन टाइप 2 डायबिटीज, अब ऐसा क्या होता है जिसके कारण से टाइप 2 डायबिटीज जो है वो उसका पैथोजेनेसिस आगे बढ़ता है, उसकी पैथोलॉजी आगे बढ़ती है। द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन्वॉल्व्स 2 की एबनॉर्मलिटीज। कौन कौन सी पैथोलॉजीज होती हैं ये मैं सीक्वेंस से बता रहा हूँ, ऐसे ही अपन को लिखना है। नोट्स जो है वो एक साथ एक ही पूरा डायबिटीज का नोट्स रहेगा, वो मैं आखिरी वीडियो जो इस लेक्चर सीरीज की रहेगी एंडोक्राइनोलॉजी में जो डायबिटीज का हम बना रहे हैं उसमें आखिरी वीडियो में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहला चीज हो रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा चीज हो रहा है बीटा सेल डिसफंक्शन। अब आप इसको थोड़ा सा मेरे साथ समझने की कोशिश करो कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपन ओबेसिटी के कारण किन्हीं ना किन्हीं कारण से इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स बना रहे हैं। वो इंसुलिन जा रहा है आपके स्केलेटल मसल्स में, वो इंसुलिन जा रहा है हमारे लीवर्स में, वो इंसुलिन जा रहा है आपके एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। लेकिन जो इंसुलिन जा रहा है और उसका काम क्या है कि हमने खाना खाया और हमारे ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज, मैंने मान लीजिए आइसक्रीम खाई या फिर मैंने बहुत सारा खीर खाई, तो जो भी शुगर वाली चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें होती है, उससे मेरा ग्लूकोज बॉडी में पहुंचा, एब्जॉर्ब होकर एंड रिजल्ट में ग्लूकोज मेरे को बॉडी में ब्लड में आ गया। अब जब ब्लड में ग्लूकोज आता है तो जो पैनक्रियाज है वो बोलती भाई यार ग्लूकोज जो है वो बहुत मस्ती करेगा, जो है बदमाश है, इधर उधर जाएगा, है ना, तो अपन को उसको सही से आपके सेल्स में पहुंचा दो, जहां उसकी जरूरत है, उसको खाने पीने के लिए जरूरत है, वहां मतलब एनर्जी की जरूरत है वहां चले जाओ। तो और स्केलेटल मसल्स और जो लिवर है और एडिपोज टिश्यू में वहां सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, वहां पे जो भी एक्सेस रहेगा वो स्टोर हो जाएगा, वहां भेज देते हैं। तो वो इंसुलिन को भेजते हैं, जाओ इंसुलिन, इनको बोलो कि वो गेट खोले, स्केलेटल मसल्स और लेवर को और इनको गेट खोले और जो ग्लूकोज है उनको मॉलिक्यूल्स को अंदर ले। अब जाता है इंसुलिन, इंसुलिन गया भाई। अब नॉर्मल बॉडी में तो वो गेट खोले कि हाँ भाई भेज दो, बहुत सारी जगह है हमारे पास, इंसुलिन हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रख लेंगे। लेकिन जब टाइप 2 डायबिटीज होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से, ओबेसिटी के कारण या जेनेटिक फैक्टर्स से, तो वो जो गेट जो खोलता है वो खुलता नहीं है। वो बोलते हैं कि अरे हम नहीं खोल रहे गेट, जा वो। या तो क्या हो गया, कई सारे रीजंस हो सकते हैं गेट ना खुलने के, खैर वो बाद में बात करेंगे। इंसुलिन पैनक्रियाज बोलती है यार ये एक इंसुलिन को भेजा मैंने, अभी तक वो उसने ग्लूकोज जो है वो कमी नहीं हुआ बॉडी से, और इंसुलिन भेजती है, बोले जाओ यार गेट को थोड़ा धक्का लगाना, तब जाके थोड़े बहुत ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अंदर लें, थोड़ा बहुत तो खुले और फिर हम अंदर करेंगे उसको। तब भी दिक्कत होती, तब भी नहीं होता। एक समय आता है जब जो पैनक्रियाज है ना वो इतने सारे इंसुलिन भेज देता है, अब वो एग्जॉस्ट हो चुका है, यार अब क्या करूं मैं, मेरा इतना सारा मैंने इंसुलिन भेज दिया, कोई काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। ये दोनों चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं समझना, और जो पढ़ रहे हैं उसके साथ कोरिलेट करना। इंसुलिन रेजिस्टेंट डिक्रीज रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल टिश्यूज, स्पेशली स्केलेटल मसल के मैंने बोला, एडिपोज टिश्यू मैंने बोला, लिवर मैंने बोला था, टू इंसुलिन। इंसुलिन के लिए वो उनका डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स। अब बीटा सेल फंक्शन डिसफंक्शन का, इनएडिक्वेट इंसुलिन सीक्रेशन इन द फेस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया भी हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो गया, बीटा सेल धीरे धीरे डिसफंक्शन होंगे। बीटा सेल क्यों डिसफंक्शन हो गया, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो अपनी जो कैपेबिलिटी है इंसुलिन को और बनाओ और बनाओ और बनाओ। अब देखो समझो जरा सा, ग्लूकोज है लेकिन इंसुलिन जाकर के कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो जो पैनक्रियाज है वो और ज्यादा इंसुलिन को सीक्रेट करती है। तो बॉडी के अंदर इनिशियल स्टेजेस में हाइपर इंसुलिनेमिया भी होता है, हाइपरग्लाइसेमिया भी प्रेजेंट है, हाइपर इंसुलिनेमिया भी होता है, ठीक है। फिर एक लेवल आता है कि भाई अब वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, फिर वो अपना काम करना बंद करती है और जो सेल्स हैं वो थोड़े से गड़बड़ होने लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही लिखा हुआ जो हमने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेडेट्स द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया एंड इज यूजुअली अकम्पनीड बाय कंपनसेटरी बीटा सेल हाइपर फंक्शन। वो अपना बीटा सेल हाइपर फंक्शन करता है और ज्यादा इंसुलिन बना करके भेजता है। एंड हाइपर इंसुलिनेमिया इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। अर्ली स्टेजेस जो होती है उसमें ये चीज होती है। ओवर टाइम द इनेबिलिटी ऑफ बीटा सेल्स टू अडेप्ट टू इंक्रीज द secreting needs of for maintaining a euglycemic state results in chronic hyperglycemia and the resulting long-standing complications of diabetes. Over the time, the inability of insulin cells to adapt, बीटा सेल्स को अडेप्ट नहीं कर पाते कि यार अब जो यूग्लाइसेमिक स्टेट है उसको हमें मेंटेन करके रखना है, वो और इंसुलिन नहीं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिया होता है और लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं।
ठीक है। अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, आप बोलोगे कि यार ये नुकसान कैसे करेंगे, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कई तरीके से नुकसान करते हैं। एक होता है ग्लूकोटॉक्सिसिटी, ठीक है, ग्लूकोज टॉक्सिसिटी करवाते हैं। एक ग्लूकोज कैसे नुकसान करता है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस करवाता है। जैसे आपने सुना होगा कि सोडियम और क्लोराइड है, सोडियम के जहां भी जाता है पानी उसके साथ जाता है, वैसे ही ग्लूकोज भी यही है, ग्लूकोज जहां जाता है पानी अपने साथ जाता है। अगर बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो ग्लूकोज फिर बॉडी यूरिन के थ्रू निकालना शुरू करेगी, यूरिन के थ्रू निकालने की शुरू करेगी तो ग्लूकोज के साथ साथ पानी भी बहुत सारा जाएगा, इसीलिए तो पॉलीयूरिया होता है। और पॉलीडिप्सिया क्या होता है, पानी बहुत सारा निकलेगा तो इंसान को प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, तो इसके कारण पॉलीडिप्सिया आता है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस बोलते हैं, है ना। कई सारी जगह पर ये जो ग्लूकोज है वो जा करके आपके इधर पे आईज में जा करके सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होता है और वो लेंस पे डिपॉजिट हो जाता है, तो कैटरेक्ट करवाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, वो हमें आगे पढ़ेंगे। इसका फ्लो चार्ट क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं तो हमें देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स है, कंकरेंस ऑफ इन आइडेंटिकल ट्विंस 80%, 90% आप याद करना, बोथ पेरेंट्स डायबिटिक 50% रिस्क टू द चाइल्ड, लाइफ टाइम रिस्क होता है 50% का कि बच्चे को भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो ओबेसिटी मैंने बताया, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर जो भी डिजीजेज होती हैं वो डायबिटीज और इन एक दूसरे का वाइस वर्सा रिलेशन होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क फैक्टर डायबिटीज का बढ़ा देंगे और डायबिटीज जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क फैक्टर बढ़ा देंगे, ठीक है। लो फिजिकल एक्टिविटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल मैंने बताया था। डिक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन कैसे होता है, एक तो ग्लूकोज टॉक्सिसिटी ऑफ आइलेट्स हो सकता है, ठीक है। लाइपोटॉक्सिसिटी, लाइपोटॉक्सिसिटी क्या होती है, जब ओबेसिटी होगी तो जो फ्री फैटी एसिड्स है ना वो बॉडी के अंदर ज्यादा बनेंगे, ठीक है। क्यों बनेंगे, अब एनर्जी जब ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ग्लूकोज अंदर आ ही नहीं रहा है तो उन्हें अपना जो फैटी एसिड है वो तोड़ करके एनर्जी लेनी पड़ेगी, फैट जो है उसको तोड़ करके एनर्जी लेनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी है वो जो फैटी एसिड को जब तोड़ेंगे तो ब्लड का फैटी एसिड लेवल बढ़ जाएगा, वहां से लाइपोटॉक्सिसिटी आती है, ठीक है। अमाइलिन का भी रोल है यहाँ पे थोड़ा सा। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें तो रिसेप्टर एंड पोस्ट रिसेप्टर डिफेक्ट्स होते हैं। मैंने जो गेट की बात करी थी वो गेट खुल नहीं रहा है, उसका मतलब क्या है, गेट ना खुलने का रीजन क्या है कि वो रिसेप्टर और पोस्ट रिसेप्टर डिफेक्ट। गेट क्या डिनोट कर रहे हैं, गेट जो है वो रिसेप्टर को डिनोट कर रहे हैं कि रिसेप्टर में कुछ ना कुछ खराबी है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे, इसके कारण इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज सिंथेसिस। अब क्या करेगा, जब लीवर ग्लूकोज जो है वो लिवर में जा ही नहीं पा रहा है लेकिन ग्लूकोज की नीड तो है, तो लीवर दूसरे साधनों से ग्लूकोज बनाएगा, दूसरे सब्सट्रेट से ग्लूकोज बनाएगा। कैसे बनाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, जो प्रोटीन है जो बाकी के सब्सट्रेट्स होते हैं उनसे वो ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण वो हाइपरग्लाइसीमिया को फिर से कंट्रीब्यूट करेगा, टाइप 2 डायबिटीज ऐसे होगी। समझ में आया, आगे बढ़े। ये जो पूरी कहानी है इसको अगर हम एक लाइन से समझे पैथोजेनेसिस के बारे में तो ये इंसुलिन डेफिशिएंसी के फ्लो चार्ट से हमें मिल जाएगी। इंसुलिन डेफिशिएंसी चाहे वो टाइप 1 में हो रहा हो चाहे टाइप 2 में हो रहा हो, दोनों रीजन से हम देखेंगे। हाइपरग्लाइसेमिया हुआ, हाइपरग्लाइसेमिया से हमें फटीग आता है, थकान महसूस होती है, ठीक है। ज्यादा ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर होगी या ग्लूकोज होगा तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, ग्लाइकोज यूरिया, यूरिन में ग्लूकोज पास होने लगेगा। हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड पढ़ा था, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर उससे ज्यादा, उस कंसेंट्रेशन से ज्यादा हुआ ग्लूकोज 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का लगभग, जीएफआर अगर इससे ज्यादा हुआ तो याद नहीं है फिर भी लगभग लगभग इतना होता है, अगर उससे ज्यादा हुआ रेट तो आपका जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आने लगेगा। अब ग्लाइकोज यूरिया में जब वो पाथ में आ रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर जो फीमेल का जो ट्रैक्ट है उसमें जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो जो कमेंसल बैक्टीरिया है या जो फंजाई है जो वहां पे रहती है नॉर्मली, वो अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ और वहां पे वो वल्वाइटिस करवाएंगे और बेलेनाइटिस करवाएंगे। बेलेनाइटिस का मतलब होता है जो ग्लैंस होता है ना मेल का पेनिस का, उसका इन्फेक्शन को हम बेलेनाइटिस बोलते हैं। जो वल्वा का इन्फेक्शन होता है उसे हम वल्वाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद इंक्रीज्ड कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। अब क्यों ब्रेकडाउन हो रहा है समझ रहे हो, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड के अंदर तो है लेकिन वो ना तो स्केलेटल मसल के अंदर जा पा रहा है, ना तो वो लीवर के अंदर जा पा रहा है, ना तो वो एडिपोज टिश्यूज के अंदर जा पा रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ, उनको एनर्जी की जरूरत तो पड़ती है, काम कर रहे हैं वो लोग, तो वो अपना जो स्केलेटल मसल वो प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड्स के थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज बना रहा है। लिवर के अंदर और ग्लूकोनियोजेनेसिस बाकी के जो सबस्ट्रेट्स है वहां से वो अपना ग्लूकोज बना रहे हैं। और जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो फैट जो है उसके पास उसको तोड़ करके उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है।
फैट जब टूटेगा, याद रखना, फैट जब टूटेगा और उससे जब ग्लूकोज बनेगा तो कीटोन बॉडीज बनती, और वो कीटोन बॉडीज कीटो एसिडोसिस करवाती हैं ग्लूकोज का, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब ये समझ लो, लाइपोलाइसिस हुआ, बड़ा एडिपोज टिश्यू के अंदर लिपिड्स जो है वो बढ़ेंगे तो वेस्टिंग होने लगेगी, है ना, वेट लॉस होने लगेगा। और स्केलेटल मसल्स के अंदर जब ग्लूकोज बनेगा, हमें प्रोटीन टूटने लगेगा, तब जाके मसल्स की एट्रोफी होने लगेगी, एकदम दुबला पतला हो जाएगा, हंगर होगा, पॉलीफेजिया होगा, बहुत तेज भूख लगेगी उसको, ठीक है। फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाएंगे लाइपोलाइसिस के कारण, जिसके कारण कीटोन बॉडीज बनेंगी, कीटो एसिडोसिस होगा। समझ में आया। फिर डिक्रीज्ड एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब बनना, चीजें बनना जब कम हो जाएंगी तो भी दिक्कत है। फिर जो ग्लूकोज हमारा बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, एस्मोटिक डायूरेसिस होगा, तो पॉलीयूरिया, बहुत बार फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा यूरिन पास होगी, प्लस पॉलीडिप्सिया, प्यास लगेगी बार बार। डिहाइड्रेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो डिहाइड्रेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण टैकीकार्डिया होगा और हाइपोटेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। डायबिटिक कोमा होगा, बहुत ज्यादा सीवियर होगा, ट्रीट नहीं करा तो डायबिटिक कोमा होगा, और उसके बाद डेथ आएगी, अगर फिर भी हमने अनट्रीटेड छोड़ दिया पेशेंट को तो ही और शी विल डाई, ठीक है। तो ये पूरी कहानी पैथोजेनेसिस है इंसुलिन डेफिशिएंसी के बारे में, इंसुलिन क्या क्या सिम्टम्स आते हैं ये हमने समझा। थोड़ा सा डिटेल पढ़ लो, कीटोन बॉडीज जो मैंने बताया ना वो एसीटोन होती है, एसिटो एसिटिक होता है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक होता है। ये जो दो शुरुआत की होती है इन्हें हम ट्रू कीटोन बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह के एसिड्स होते हैं क्योंकि COH इनमें ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये भी एसिड होते हैं, तो इसीलिए वो कीटो एसिडोसिस करवाते हैं। इसको मैं डिटेल में अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल ईयर में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पे शॉर्ट नोट आता है, उसका ट्रीटमेंट हमें डिटेल में पढ़ना रहता है, वो हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, आज के लेक्चर में डायबिटीज टाइप 2 का पैथोजेनेसिस हमने पढ़ा, ठीक है, इतना ही था। आगे के लेक्चर्स में हमें क्लिनिकल फीचर्स पे बात करनी है, हमें डायग्नोसिस पे बात करनी है, और फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करनी है, वो हम बात करेंगे। एक कोटेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो अगर टाइम है तो। नाउ इज द ओनली रियलिटी, ऑल एल्स इज आइदर मेमोरी और इमेजिनेशन, ओशो रजनीश ने बोला है। तो ध्यान रखो, अपन बहुत सारी तैयारी कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर आए हो नीट में, नीट का सिलेक्शन लेकर के आए हो MBBS में, ठीक है। MBBS से फिर आप लोग PG करोगे, PG फिर सुपर स्पेशलिटी करोगे। इन सभी चीजों में ये एक रेस चल रही है, पता है। नीट में आकर के MBBS में आ गए हो ना, तब लोग बोलते हैं MBBS की कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम PG ना करो। PG में जब तुम पहुंच जाओगे ना, तब बोलेंगे PG की कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम सुपर स्पेशलिटी ना करो। तो ऐसी कहानी चलती रहेगी, सुपर स्पेशलिटी में पहुंच जाओगे ना तो बोलेंगे कि जब तक तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल नहीं होगा ना तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा, और ये सब कहानी चलते जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना है, अपनी वैल्यू खुद को करनी है ना, दूसरी दुनिया के वैल्यू पर मत दो। अगर आप खुश हो MBBS में खुश हो तो बी या MBBS डॉक्टर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपको PG में खुशी रहनी चाहिए तो PG में करो, और इन सब चीजों में अपना नाव मत भूलो कि भाई MBBS कर रहे हैं तो MBBS पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सीखो और बहुत सारा मजे करो। PG में भी सीखो और बहुत सारा मजे करो। सुपर स्पेशलिटी कर रहे हो तो नाव पर ध्यान दो, प्रेजेंट मूवमेंट पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, मजे करो और सीखो। ये नहीं कि अब यहाँ पे MBBS आ गए तो PG के सपने देख करके MBBS बर्बाद कर दिया तुमने, फिर PG में आ गए तो PG सुपर स्पेशलिटी के सपने देख के कि PG का आगे का उसका बर्बाद कर लिया सब कुछ। ये ना करो, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी सबकी जो मानना है वो आप मान सकते हो। थैंक यू वेरी मच।